अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। आज हम ह्यूमन ब्रेन या मस्तिष्क की बात करेंगे। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है, शस्त्र है, अस्त्र है। इसमें दुनिया की हर चीज आसानी से देखी जा सकती है। हम इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा मानना है कि हमारे जीवन का पहला लक्ष्य है कि हमें हर तरीके से सुरक्षित होना चाहिए। हेल्थी, वेल्थी, वाइज एंड हैप्पी। कोई बीमारी ना हो, किसी किसी कोई त्रुटि ना हो, समस्या ना हो, कलेश ना हो। हर किस बीमारी से दूर रहने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है। और वो ज्ञान आज तक दुनिया में उस तरीके से नहीं है कि हम पूरे जीवन में हर तरीके से सुरक्षित हों। चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या मेडिकल साइंसेज हैं। हर जगह मुझे कमियां नजर आती हैं। वो परफेक्शन नजर नहीं आती है जो मुझे देखने की इच्छा होती है। अब उन्हीं चीजों को जानकर दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश है कि कौन सी गलती हैं, कैसे दिखाया गया है, उसे कैसे दिव्यांग से ठीक किया जा सकता है। अब आते हैं, दुनिया में हर चीज तीन चीजों की है। हर अगर जिस्म में भी देखा जाए, तीन किस्म के जिस्म है: एक्टोमॉर्फ, मीसोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ वो है जो एक्टोडर्म से निकलते हैं, जिसमें नर्वस सिस्टम, आइज और स्किन बनाई जाती है। ये अपने आप में एक खास दिशा रखते हैं। इनमें सोचने विचार की क्षमता बाकी दो वालों से ज्यादा है। मैं इसी में फिट होता हूँ। और दूसरी ऐसे मीसोफॉर्म है, वो है जिसमें मसल ज़्यादा है, हड्डियाँ ज़्यादा हैं, वो स्ट्रांग है। कंसंट्रेशन उन चीज़ों पे है। इन लोगों में ज़्यादा प्रीडोमिनेंस मसल्स और स्किन बोन में आ जाता है, तो इसमें जो मस्कुलर पावर है वो ज़्यादा हो जाती है। और तीसरा जो एंडोमॉर्फ है, अंदर के आर्गन ज़्यादा हैं, ये मोटे होते हैं। सोचने समझने की क्षमता शायद उस लेवल तक नहीं है कि वो कुदरत के साथ जुड़ सकते हैं। मगर मेरा एक मानना है, दुनिया जो भी चाहे, तीन के तीन सुरक्षित कुदरत को देख सकते हैं। ये मेरा मानना है। ये क्लासिफिकेशन में ट्रांसफॉर्मेशन लाई जा सकती है अगर हम हमारी सोच, कर्म योग और ज्ञान योग कंप्लीटली नर्वस सिस्टम से लगा हो। ये तीनों के तीनों एक बराबर हो सकते हैं। मैं मेरे कहने का तात्पर्य वो है। अब आ जाते हैं कि जिसमें 10 आर्गन ऐसे हैं जो कुदरत ने हर तरीके से बनाए हैं। दिव्यांग का पहला हिस्सा 22/21 है। और दूसरा जो 10 से जो डेवलपमेंट है, वो 10 आर्गन सिस्टम मैं हर जगह देखता हूँ। जैसे स्केलेटन सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, स्किन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन है, ब्लड इम्यून सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रिप्रोडक्शन सिस्टम है और नर्वस सिस्टम। यही 10 चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं। अब आ जाते हैं कि अगर परफेक्ट ह्यूमन बॉडी, ये भी मेरी रिफ्लेक्शन है। सर से पांव तक मेरा 174 सेंटीमीटर हाइट 21 साल की उम्र से आज तक है। अगर देखा जाए, सर से लेकर टेल बोन तक और टेल बोन से दिस तक 50-50% है। सर से हार्ट तक 25% है। हार्ट से टेल बोन तक 25% है। टेल बोन से नी तक 25, नी से सोल 25। ये परफेक्ट लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं। अगर आप राइट साइड देखें, सर हेड से लेकर नेवल तक 38.1966% है। और नेवल से सोल तक 61.8 है। वो दिव्यांग है। ये दिशा है। ये परफेक्ट एनाटॉमी, जब जो कह सकते हैं मीसोडर्म में स्केलेटन बोन को ध्यान में रखते हुए ये देखा सकता है। अगर देखा भी जाए, अगर एक्सिस की जो बोन्स हैं सर के 22 और बाकी 55, 77 है। अगर लेग्स एंड बोन्स की अगर बोन देखें तो 126 है। वहां पे भी आप दिव्यांग को ही देख सकते हैं। मैं जानता हूं कि कुदरत ने इंसान को सबसे बेहतरीन तरीके से बनाया है। जैसे कुदरत ने अपने आप में एक्ट, वो क्या कहते हैं ना, ब्रह्मांड को बनाया है, महाब्रह्मांड को बनाया है, उसी से पिंडांड को बनाया है। मैं वही दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। हर इंसान, अगर ये स्ट्रक्चरली भी उतना कंप्लीट नहीं होगा तो फिजियोलॉजिकली आप अपने आप को क्लिच कर सकते हैं, खाने के साथ ही, विचारधाराओं के हिसाब से और योग के माध्यम से, अखंड योग के माध्यम से।
अब आ जाते हैं जो 3 मसल्स हैं, यहाँ पे भी ट्रिनिटी आ जाती है, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स वो हैं हड्डियों के साथ जो जुड़े हैं, जो एक्टिव रहते हैं, ये मार्केट पे जाकर सामान लाने और काम करने में, लोकोमोशन में काम करते हैं। स्मूथ मसल्स डाइजेशन और आर्टरीज वगैरह में काम आते हैं। और कार्डियक मसल जो हार्ट के साथ जुड़े हैं, वो ब्लड को दूसरी तरफ, इनके बीच में भी जो रेशो है 1 है, 1618 है, और 261 रेश की जो पावर है वो भी अपने आप में मिसाल है। फॉर दैट मैटर अगर आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को देखें तो 1 ग्राम 4 किलोग्राम, मगर फैटी एसिड्स आपको 2.25 टाइम्स देती हैं, ये भी मैं दिखा चुका हूँ। जो साइंस इस किस्म की समझेंगे तो अखंडता को, संपूर्णता को हम समझ सकते हैं। अब आ जाते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पर्पस यही है कि होम्योस्टेसिस के लिए पानी का, न्यूट्रिशन का, इलेक्ट्रोलाइट्स और बाकी चीज़ें सुरक्षित तरीके से जानी चाहिए, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम को होम्योस्टेसिस के लिए परफेक्ट बनाया गया है। और जहाँ तक कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑक्सीजन के बिना काम नहीं हो सकता है। जो ऑक्सीजन कुदरत से लेते हैं, वो जो सी लेवल का और एल्वियोलर लेवल की रेशो भी दिव्यांग के आधार पे है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर प्रोवाइड की जाती है वो 61.8034 ही है। इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन भी दिव्यांग के आधार पे ही बनाई गई है, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए भी उसी फार्मूला का फिजियोलॉजिकली इस्तेमाल किया गया है। अब जहां आ जाते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का पूरा सिस्टम बनाया ही का दिव्यांग के साथ ही है। ये मैं दिखा भी चुका हूं, इसमें यही दिखाने किया, आप बाकी आराम से पढ़ सकते हैं। और जहां तक एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसे भी आप किडनी की शक्ल में देखें तो दिव्यांग की शक्ल में ही है। और जो यूरिन पास होता है उसकी लिमिट भी 4.5 है। वो 7.4 डिवाइडेड बाय 4.5 इज 1618034। ये भी कुदरत की एक देन है। अब जहां आ जाते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम में भी 10 सिस्टम है, जैसे पीनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, एंटीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, पेनक्रियास है, एड्रीनल है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। ये भी 10 ही हैं, उससे कम ज़्यादा नहीं है जो फंक्शनली काम करते हैं। अब आ जाते हैं कि अब हम आ जाएंगे नर्वस सिस्टम में। मैं वो चीज़ें दिखाने की कोशिश करूंगा जिसे मैं यही कह सकती कि हमारे जो न्यूरो साइंटिस्ट ऑफ दुनिया के हैं, जो अपने आप को एक मिसाल समझते हैं, दुनिया में कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सोच जो किताबों में है, लिखित में है, आर्टिकल्स में है, हर जगह अधूरी है। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो पहला मेरे मन में आता है कि नर्वस सिस्टम का पढ़ना, मैंने सारे स्टूडेंट को पूछा है कि सबसे डिफिकल्ट सभी कहते हैं, और मेरा मानना है नर्वस सिस्टम बहुत सिंपल है, कुदरत ने अच्छे तरीके से बनाया है। ये भी परफेक्ट डिवाइन डिजाइन से ही बनाया गया है। ये भी फंडामेंटल दिव्यांग को लेता है। अगर आप दिव्यांग से देखेंगे तो इसे आसानी से समझ सकते हैं, अगर इसे दूसरे तरीके देखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो दिव्यांग के आधार पे ही मैं नर्वस सिस्टम को सिंपल तरीके से दिखाने की कोशिश की कि बच्चे का बच्चा, छोटे का छोटा भी जिंदगी भर के लिए कभी भूले ना, क्योंकि इसमें इस तरीके से परफेक्ट बनाया है कि हम कुदरत को भी इसमें देख सकते हैं। जो कुदरत को देख सकता है, घर में बैठे बैठे देख सकता है, उसके लिए बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। उससे ज्यादा दुनिया में वरदान क्या हो सकता है? इंसान मानव की मानवता और मस्तिष्क वो काम कर सकता है जो दुनिया का कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं कर सकता है, कोई गॉड भी नहीं कर सकता, गॉडेसेस भी नहीं, कोई भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ मानव में ही वो शक्ति है। हम सब मानव हैं, मैं अकेला नहीं हूं। मानव ही संपूर्ण है, अखंड है। यही काम वेद, उपनिषद और दूसरी चीजों में दिखाए गए हैं। हमारी साइंस की भी कोशिश यही है कि हम साइंस के माध्यम से समझने की कोशिश, उसमें भी मैं इम्प्रूवमेंट देखता हूँ, मगर संपूर्णता नजर नहीं आती है, तो संपूर्णता दिखाने की कोशिश है। अब आ जाते हैं कि नर्वस सिस्टम को अगर मैं अब रीडिफाइन कर, क्लासिफिकेशन दिखाने की कोशिश कर, जिस किस्म की दिखाने कहीं किसी किताब में भी नजर नहीं आएगी। और मैं चाहता हूँ स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके, यूनिवर्सिटी लेके, रिसर्च से हर दुनिया में इस क्लासिफिकेशन को ही समझे। जो इसको समझ लेगा उसे नर्वस सिस्टम कंप्लीट समझ आ जाएगा। जैसे आप
ऊपर देखिए, ऊपर से थर्ड जो बॉक्स है लेफ्ट साइड में, वो सेंसरी कंपोनेंट है। ये वो कंपोनेंट है जो कुदरत की बाहर की चीज़ों को समझने का हमें मौका मिलता है। और मेरा मानना है, जब तक सेंसरी सिस्टम परफेक्ट नहीं होगा, अपने आप में संपूर्ण नहीं होगा, तब तक हम सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरा कहना है, आपको पक्का वेजिटेरियन बनना चाहिए, जिसमें कोई ऐसी चीज़ भी नहीं हो जो कुदरत ने हमारे लिए नहीं बनाई है। जैसे 3 किस्म के लोग हैं, जो सात्विक हैं, प्योर वेजिटेरियन हैं, वो संपूर्ण हो सकते हैं, वही ब्राह्मण बन सकते हैं, वही ब्राह्मण को जान सकते हैं। ये पहला उद्देश्य है। दूसरा, चाहे वो शराब हो, ट्रैंकुलाइजर्स हो, ड्रग्स हो, जहाँ तक कि दवाई, कोई भी चीज़ जो सेंसरी सिस्टम को ब्लॉक करती है, किसी किस्म की भी कोई कमजोरी हो, ब्लॉक करती है, सबसे पहले हमें उससे दूर रहना चाहिए। क्योंकि सेंसरी सिस्टम ही हमें ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता तक ले जाएगा। जब बाहर से हमें ज्ञान नहीं होगा, अंदर से हम कुछ नहीं सोचते, कि हमारा सारी विचारधारा हमारे अनुभव पे होनी चाहिए। और अनुभव के लिए सेंसरी सिस्टम का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। दूसरा जो स्टेप से जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेंसरी नर्व्स आ जाती हैं, वो हमारी इंद्रियां हैं। ये परसेप्शन देखती हैं, वो इंद्रियां उस इंफॉर्मेशन को ले जाती हैं और वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेके जाती हैं। जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, उसमें दो चीज़ें उभर के आती हैं। एक तो ब्रेन है, दूसरी स्पाइनल कार्ड है। ये दोनों मिलके ही नर्वस सिस्टम बनाते हैं। मैं इंटीग्रेटेड ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूँ। इसमें ही सेंसरी कंपोनेंट पहली इंफॉर्मेशन लेके आ जाता है। वहाँ पे न्यूरॉन्स हैं जो इसे एवेल्युएट करते हैं, और न्यूरॉन ही मन के साथ, जब माइंड के साथ जुड़ा हुआ है। ये भी मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि जो सोचने, समझने, विचारधारा की क्षमता वो न्यूरॉन्स में है, जो इंटीग्रेटिंग है। उसमें ही मन है, उसी में बुद्धि है, उसी में महत्व है, उसी में सब सोचने की क्षमता है। मगर उसके लिए इंफॉर्मेशन बराबर होगी, और कॉज ठीक है, तो रिजल्ट भी ठीक होगा। कार्य शरीरा का आना जरूरी है, यही जरूरी है। ये तीन चीजें, इंफॉर्मेशन को बाहर से आपको लेके आता है, फिर उसे आप समझ सकते हैं। समझने के बाद आगे जाने का काम वहीं से शुरू हो जाता है। अब आ जाते हैं राइट साइड पे। चौथा हिस्सा है पेरिफेरल नर्व्स, जो मोटर कंपोनेंट है। वो इंफॉर्मेशन जो दिमाग ने, या सेंसरी नर्वस सिस्टम ने और ब्रेन ने और स्पाइनल कार्ड ने डिसाइड किया है, इन परिस्थितियों में ये करना चाहिए, वो मोटर सिस्टम के माध्यम से दिया जाता है कि जिस्म, पिंडंट, जीव आत्मा, आप ये काम करो। जो चौथा हिस्सा है। जो पांचवा हिस्सा है, वो मोटर इंटीग्रेटिंग सिस्टम है, जहाँ पे हमें क्या करना है। ये इंफॉर्मेशन स्पाइनल कार्ड में आ जाती है, जब ब्रेन के उस हिस्सों से आती है जिसमें कर्म करना जरूरी हो जाता है। ये पांचवा हिस्सा है। अब पांचवें के बाद हम छठे लेवल पे जाते हैं, तो वो दो किस्म के मोटर सिस्टम आ जाते हैं। एक है वॉलेंट्री मोटर सिस्टम, जो स्केलेटल सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, जो पहला हिस्सा था। दूसरा है इनवॉलेंट्री सिस्टम, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में है, विसरल ऑर्गन ग्लैंड के साथ जुड़ी है। वो स्मूथ मसल्स और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इन सब चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं। सो इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री के दो बीच में आ जाते हैं। और जहाँ तक कि वॉलेंट्री अपने आप में काम नहीं, अपने आप में हम कर सकते हैं, इनवॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये ही छठा हिस्सा है। उसके बाद जब हम इनवॉलेंट्री की बात करते हैं, कि ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहला हिस्सा वो है जिसे मैं कहूँगा कि पैरासिम्पथेटिक सिस्टम है। और पैरासिम्पथेटिक सिस्टम भी अगले दो हिस्सों में बढ़ा हुआ है। एक है सेक्रल पैरासिम्पथेटिक, नीचे का हिस्सा, जो रिप्रोडक्शन और एक्सप्रेशन के लिए काम करता है। दूसरा है क्रेनियल पैरासिम्पथेटिक, जो दिमाग की 12 नर्व्स में 4 नर्व्स, वही 1/3 नर्व जो है, वो क्रेनियल पैरासिम्पथेटिक हैं। तो पहला पैरासिम्पथेटिक फर्दर भी क्रेनियो सेकल 2 में जुड़ा हुआ है, वो जानना जरूरी है। जब सिंपथेटिक है,
जो पैरासिम्पैथेटिक है वो रेस्ट, डाइजेस्ट, कंजर्व एनर्जी में काम करता है। ये एनर्जी को बना के सुरक्षित रखता है ताकि हम उसका इस्तेमाल बाद में कर सकते हैं। ये हमें शांति, शुद्ध की समाधि की तरफ ले जाता है। मगर जो दूसरा ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम है सिंपैथेटिक सिस्टम है, और सिंपैथेटिक सिस्टम का प्राइम फंक्शन ये है कि हमें स्थितियों में क्या करना है जब एनर्जी की ज़रूरत होती है, चाहे वो लड़ने के लिए हो, चाहे लड़ाने के लिए हो, भागने के लिए, जो काम भी करना है उसके लिए ब्लड शुगर का बराबर होना, ब्लड शुगर का होना, पानी का होना, वो होम्योस्टेसिस जो भी है वो सिंपैथेटिक के आधार पे ही हमें संपूर्णता देता है। वो छठा हिस्सा जहाँ पे है। अब मैं वो हिस्से की बात करने वाला हूँ जिसका वर्णन कोई भी स्टूडेंट नहीं देखता है, किसी को पढ़ाया भी नहीं जाता है, जाना भी नहीं जाता है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम किसी भी किसी भी देश की जो परिभाषा है, ये ज्ञान है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें देखें कि सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है, जब पंचायत गवर्नमेंट है, जो थर्ड है वो थर्ड लेवल का है। एक सेंचुरी से मोटर से आ जाता है जो मेन है, सेंट्रल भी है, स्टेट भी है। मगर जो लोकल गवर्नमेंट है, जो इनके अंदर तो है, मगर उन्हें भी अपने आप में पंचायत राज का हिस्सा बनाया गया है। वो जो थर्ड सिस्टम वो भी तीन हिस्सों में, इंपॉर्टेंट हिस्सों में जुड़ा हुआ है, जिसको इंडिपेंडेंट पावर दी गई है। उनकी अपनी सुरक्षित है, अपने अंदर अपने कल्चर के हिसाब से, अपनी दिशा के हिसाब से वो डिसाइड कर सकते हैं। वो जो सिस्टम है उसके तीन हिस्से हैं। सबसे पहले अगर हम हार्ट को देखते हैं, उसमें पेस मेकर्स हैं। पेस मेकर से वो बाकी सिस्टम कट भी हो जाएगा, वो काम कर सकते हैं। इसके आधार पे हार्ट को आप काट के दूसरी जगह ले जा सके, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर उसमें क्षमता है। मैं वो दिखाने की कोशिश। दूसरा जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें माइंट्रिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है, जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के नीचे है। वो लोकल गवर्नमेंट की तरह है, उसकी लोकल पोटेंशियल है, वो दिखाने की कोशिश करूंगा। और तीसरा हिस्सा है यूट्रस है। हर इंसान में, हर जानवर में स्पीसीज को आगे ले जाने की क्षमता है। अब माँ बाप मिलकर जब बच्चा बनता है और बच्चे की टाइम पे डिलीवरी हो जानी चाहिए, वो डिलीवरी खुद ब खुद करने के लिए वो अंदर ही सिस्टम इतना खूबसूरत है कि उसमें भी पेस मेकर जो है, जो न्यूरो एंडोक्राइन का सिस्टम है, वो अपने आप में एक संपूर्ण चीज है। ये तीनों की तीनों चीजें नर्वस सिस्टम का हिस्सा हैं। मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इंटीग्रेटेड नर्वस सिस्टम है तो यही संपूर्ण है। अगर इसे समझ सकेंगे तो आप आगे अच्छे न्यूरो साइंटिस्ट बनकर, और कुदरत को देखने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इसका ज्ञान बहुत ज़रूरी है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इस पिक्चर को अगर आपको समझ आ गई है, इसके 7 हिस्सों को आपको समझ आ जाएगी, हम इसे अब आगे समझने की या समझाने की एक चेष्टा भी है, कोशिश भी है। देखते हैं कि हम किसमें कैसे कामयाब होते हैं। और जो मैं सेकंड मिस्टेक है कि वही चीज जो मैंने अभी कहा था, इसमें सेकंड मिसकंसेप्शन में कि अनएक्सप्लोर्ड नर्वस सिस्टम में पेस मेकर हार्ट मसल्स हैं, माइंट्रिक नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम है, और न्यूरो एंडोक्राइन पेसमा का यूट्रस है। ये तीन हिस्से ट्रिनिटी यहाँ पे भी आ जा, 7th लेवल पे भी ट्रिनिटी ही है। अब जैसे मैंने आपके कहा कि हार्ट में वो 10 स्टेजेस कंडक्टिंग सिस्टम है, वो उसके आधार पे है। पेसमेकर और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी यही है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ठीक होने के लिए आप लेफ्ट साइड के नीचे में माइंट्रिक सिस्टम देख सकते हैं, जिसकी वर्णन मैंने किया है। तो हार्ट के पेसमेकर के 10 स्टेज को देख लिया है। जहां भी 10 स्टेजेस ही आप देखने वाले हैं, इसमें भी वही काम है जो है। जब तीसरा आ जाता है ऑटोनॉमिक कंट्रोल यूट्रस है। जब बच्चा पैदा हो गया है तो उसे डिलीवर करना है, तो मैं भी एज ए डॉक्टर सबसे कहता हूँ, ये बच्चे को डिलीवरी करने की क्षमता हर इंसान में है। अगर छोड़ देंगे तो ठीक हो, मगर हम सब में इंटरफेयर करने की इतनी बुरी आदत है।
कि हर चीज़ अपना वो मेडिकल प्रोफेशन से डालने की कुछ है। वी पेशेंटली इंतज़ार नहीं करते हैं। मैं जानता हूँ कि अगर पेशेंट करेंगे, उसके पेस मेकर ही अपने आप में बच्चे को नीचे लाएंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा, उसके बाद इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस में जाएगी और वहाँ से ऑक्सीजन को रिलीज किया जाएगा। उसके आधार पे यूट्रस कंट्रैक्ट होगा, बच्चा और नीचे जाएगा, ये साइकिल चलता जाएगा खुद ही। ऑक्सीटोसिन, न्यूरोकाइन रिफ्लेक्स और जिसके कारण बच्चे की खुद डिलीवरी हो जाएगी। आपको सिसेरियन करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप शुरू से ही प्रिवेंशन की तरफ हैं, बच्चे की डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी वक्त मैं ये भी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि जो फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर किताब में फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल ही गलत है। तो ये कैसे ठीक होगा? दुनिया का एक ही डॉक्टर है जो दिव्यांग के माध्यम से जानता है कि परफेक्ट ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसा है। वो शिवभूषण शर्मा ही जानता है। उसने दिखा दिया है कि दिव्यांग के आधार में जो चीज़ें सारी दुनिया में गलत हैं, पहले उसे समझने की कोशिश कीजिए, फिर जाके आप इसे समझ पाएंगे। जब फाउंडेशन को ही नहीं समझते हैं तो फिर इसको क्या देखेंगे? नर्वस सिस्टम को नहीं समझते तो कैसे देखेंगे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही नहीं जानते तो रिप्रोक्रिएशन को कैसे जानेंगे? मैं अकेला ही दुनिया को दिखाने की कोशिश कर कि हमारे जितने भी साइंटिस्ट अपने आप को साइंटिस्ट कहते हैं, मैथमेटिशियन कहते हैं, वो मैन मेड कंसेप्ट से अधूरे काम ही कर रहे हैं, संपूर्णता देने की कोशिश ही नहीं है। और मुझे खुशी है कि डिवाइन मैथमेटिशियन मेडिकल डॉक्टर बनने के बाद दुनिया को वो दिखा पा रहा है जो दुनिया ने आज तक नहीं देखा है। यही एक खूबसूरती है। इसके आधार पर वेद, उपनिषद और पुराण की स्टोरियों में भी जो विज्ञान, कल्याण, अखंडता है, मैं दुनिया को दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी सोच कुदरत के साथ, अखंडता के साथ जुड़ी है। इसीलिए मुझे दिव्यांग मिला है। इसी के आधार पे मैं हर स्क्रिप्चर को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें अखंडता है। ये दुनिया का ज्ञान मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे को मिले, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं नर्वस सिस्टम में, आ जाते हैं कि अब जो नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों है, और इसमें देखा जाए तो 100 बिलियन न्यूरॉन सेल्स हैं ब्रेन सिस्टम में, और हर न्यूरॉन सिस्टम में 20,000 मेमोरी सिनाप्सिस बन सकते हैं। आप सोचिए 20,000 इंटू 100 बिलियन न्यूरॉन्स, कितनी पावर है ह्यूमन ब्रेन में। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो पूरा पोटेंशियल है उसका 1 या 2 या 3% ही लोग इस्तेमाल करते हैं। जो अपने काम में बहुत सक्सेसफुल हैं, वो शायद 3 या 4% तक ही बनाते हैं और उससे ज़्यादा नहीं है। बाकी खुद पड़ा पड़ा डिसयूज मिसयूज के कारण खराब हो जाता है। ये सत्य। दूसरा, जो न्यूरॉन सेल है उसके भी 10 हिस्से हैं। मैं यही बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वही 10 हिस्से क्या है इसमें दिखाए गए हैं। जैसे पहला डेंड्राइट है, वो रिसेप्टर्स हैं, फिर सेल मेम्ब्रेन है, फिर सेल बॉडी है, फिर न्यूक्लियस है, फिर एक्सॉन हिलक है, फिर नोड ऑफ रेनिवेर है, श्वाजन सेल्स है, माइलिन शीथ है, एक्सान टर्मिनल है, और सिनेप्टिक एंड बल्ब जो ट्रांसमीटर है। शुरू से अंत तक कैसे इंफॉर्मेशन आती है और कैसे जाती है, उसके भी 10 हिस्से ही हैं। ये भी मैंने दुनिया को दिखा रहा हूँ। अब मैं हर चीज़ को दिव्यांग के तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पे संपूर्णता आ जाती है, अखंडता आती है, नहीं तो नहीं है। आप ज़्यादा कहते हैं कि अब मैं वो रिफ्लेक्स आर्च, जी नर्व जो स्पाइनल कार्ड में कैसे काम करती है वो दिखाने की कोशिश कि अगर आपको समझना है तो इस चीज़ को और भी अलग तरीके से स्पाइनल कार्ड में समझिए। एग्जाम्पल के तरीके से उदाहरण दे रहा हूँ। स्किन पे आप एक प्रिंट लगाते हैं, उससे दर्द शुरू हो जाती है। दर्द इंफॉर्मेशन वहाँ से पोस्टीरियर कॉलम में, स्पाइनल कॉलम में जो अफरेंट सिस्टम है, वो इंफॉर्मेशन स्पाइनल लिगमेंट और डॉर्सल रूट गैंग्लियन की तरफ चली जाती है। ये पहला हिस्सा है सेंसरी में पेन को ले जाने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पोस्टीरियर स्पाइनल कार्ड में जाता है। और नीचे में आप इंटरन्यूरॉन देख रहे हैं जो इसके अंत और फ्रंट के बीच में आता है, जिसमें ही सोचने की क्षमता है। अगर वो चीज वहां पे आती है, फिर वहां से इंफॉर्मेशन
एंटीरियर पिट्यूटरी में एंटीरियर हॉर्न में जाती है, वहां से मोटर सिस्टम निकलता है, डिफरेंट नर्व्स आती हैं, उसके आधार पर मसल का एक्शन हो जाता है। ये मस्कुलर एक्शन है। ये कंप्लीट 3 हिस्सों में ही है। सेंसरी है, इंटरन्यूरल एवेल्युएटिंग है, और मोटर एग्जीक्यूशन है। बस यही जीवन का सत्य है। और पेन की तरफ से इंफॉर्मेशन अपोजिट साइड में भी चली जाती है, वो मैं आगे दिखाऊंगा। मगर दूसरी तरफ आप देखिए, जो सेंटर वो पीछे का है सेंसरी है, फ्रंट का मोटर है। मगर थोरेसिक, लिटिल लंबर और सेक्रम में लेटरल हॉर्न सेल्स हैं, और लेटरल हॉर्न सेल्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। अगर ये समझ आ जाएगी तो आपको समझ आएगा सेंसरी कंपोनेंट अपनी जगह है, मोटर कंपोनेंट अपनी जगह है, मगर ऑटोनॉमिक कंपोनेंट जो बीच का हिस्सा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे इनवॉलेंट्री एक्शन उसी के साथ जुड़े हुए हैं। उसे बिल्कुल हर तरीके से इग्नोर किया गया है, जैसे उसकी कोई दिशा ही नहीं है। और मैं समझता हूँ होम्योस्टेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही है। मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। अब आगे आते हैं कि थर्ड मिसकंसेप्शन जो है कि जो नर्व की मैं बात कर रहा हूं उसमें एक्शन कैसे होता है, नर्व एक्शन पोटेंशियल कैसे बनता है, उसमें भी काफी गलतियां हैं हमारी पूरी साइंस की रिसर्च में ही। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक के रिसर्च साइंटिस्ट अपने तरीके से सोचते क्यों नहीं है। वो सिर्फ कॉपी करके रिसर्च करके उसे ही पॉपुलराइज करने की कोशिश क्यों करते हैं। हमारे जितने भी जर्नल्स हैं उनका एक फॉर्मेट जो बन चुका है, अब वो आशा करते हैं कि उस फॉर्मेट के आधार में जो पुरानी गलतियों को ढूंढिए और उसे फिलअप करने की कोशिश कीजिए। नए तरीके से देखने की सोच ही नहीं है न्यूरो साइंटिस्ट की। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना, तो उसमें देखा जाए नर्व एक्शन पोटेंशियल में भी कितनी गलतियां हैं, मैं वो दिखाने की कोशिश करता हूं। अब आ जाते हैं कि ये एक्शन पोटेंशियल है नर्व्स का। और सबसे पहली जो चीज उभर के आती है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जो -70 मिली वोल्ट्स आप नीचे की सेकंड लाइन को देख रहे हैं। आप उसमें एक सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का इस्तेमाल किया गया है, जो आप नंबर 1 के साथ देखते हैं। उसके बाद जो सोडियम अंदर जा रहा है उसकी स्लो है। ये लोकल गवर्नमेंट जो 7th स्टेज में मैंने कहा था वहां पे काम करती है। इसको फर्दर एक्शन आगे नहीं जाना है, इसकी इंफॉर्मेशन लोकलाइज्ड ही है, वहां पे ही 7th लेवल का यहीं पे होता है। मगर अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वैल्यू थ्रेशोल्ड है, पावरफुल है, वो -55 तक चला जाएगा, सोडियम की कंटेंट ज़्यादा बढ़ेगी, और जब वह 55 पे आएगा उसमें डीपोलराइजेशन हो जाती है। और डीपोलराइजेशन में सोडियम थ्रू गेटेड चैनल में अंदर चला जाता है, और अपने आप में बिना खतरे के अंदर चला जाता है, क्योंकि सोडियम बहुत इलेक्ट्रोजेनिक है। जो -70 -55 जीरो से होकर +35 तक चला जाता है, इसी को डीपोलराइजेशन कहते हैं। 35 के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि उस तक सारा सोडियम अंदर चला जाता है। पूरा सोडियम ही अंदर चला गया है, तब प्लस पॉजिटिव अंदर भी है, पॉजिटिव और भी है, इसी को डीपोलराइजेशन कहते हैं। आप उसके बाद सोडियम ज़्यादा नहीं जाता, उसमें ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद पोटाशियम चैनल खुल जाती हैं, तो पोटाशियम अंदर से नर्व से बाहर आना शुरू हो जाता है, मगर सोडियम अंदर ही रहता है। जब पोटाशियम बाहर आना सकता है तो फिर उसकी वो मिली माइक्रोवोल्ट्स जितनी भी हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। कम होते ही हम उसे रीपोलराइजेशन कहते हैं। वो कुछ सीमा तक कम कर सकते हैं, मगर 70 तक नहीं ला सकते हैं, क्योंकि पोटाशियम ही बाहर आ रहा है, मगर सोडियम इतना अंदर चल गया है, जो अंदर का हिस्सा नहीं है उसे पॉजिटिव ही रखेगा। उसके बाद ही सोडियम पोटाशियम एटीपी पंप बीच में आता है। उसके बाद सोडियम अंदर बाहर आ जाता है, पोटाशियम द्वारा अंदर चला जाता है। ये तो दिखाते हैं, और ये भी कहते हैं कि 3 सोडियम अंदर से बाहर आते हैं, 2 पोटाशियम अंदर जाते हैं। वो भी दिव्यांग के आधार पे है। और मेरा मानना है कि सोडियम जो कंटेंट है वो 34 आयंस बाहर आएंगे, और पोटाशियम के 21 अंदर जाएंगे,
उनकी जो पोलर पावर है वो 22/21 बन जाती है। शायद उसमें एटीपी की जरूरत ना पड़ेगी। जब ये काम करना शुरू हो जाता है तो सारे का सारा सोडियम बाहर आ जाता है और पोटाशियम अंदर चला जाता है। तो उसकी जो पोलराइजेशन है, रीपोलराइजेशन है, वो हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है। इसका मतलब कि वैल्यू जो है -70 मिली वोल्ट थी, वो 72, 75, 76 तक भी आ सकती है। वही पिक्चर आप नीचे देख रहे हैं हाइपर पोलराइजेशन। और जब वो स्टेज होती है तो उसके बाद सोडियम अंदर आना शुरू हो जाता है, जिसके आधार पे आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन प्रेशर 70 की मिल जाती है ये एक एक्शन के बाद। और इसलिए आप सेल के अंदर भी सोडियम देखते हैं। पोटाशियम ज़्यादा है, सोडियम बाहर का हिस्सा है और पोटाशियम अंदर का है। मगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन आप सेल के अंदर भी सोडियम देख सकते हैं। ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है कि अगर ये समझ आ जाएगा तो मैं समझता हूँ कि न्यूरो साइंटिस्ट इक्विलिब्रियम पोटेंशियल को ज़्यादा आसानी से देख सकते हैं। मैं इसीलिए इसे बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले आप संपूर्णता को समझता, अखंडता को समझने की कोशिश। कॉपी कैट साइंटिस्ट का कोई फायदा नहीं है। वो खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। मैं अगर ये पब्लिकेशन करना भी चाहता हूँ, मुझे इतने सालों से पूछ रहे हैं, मगर कोई मानेगा क्योंकि उनकी सोच ही अलग है। वो कहते हैं हमारे का फॉर्मेट में फिट ही नहीं होता, चाहे वो नेचर हो या कोई भी जर्नल हो। उनका एक फॉर्मेट है, अधूरा फॉर्मेट है, उसमें ही बना रहे हैं। यही मैं दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें संपूर्ण ज्ञान अखंडता की जरूरत है। वो आज तक किसी ने नहीं दिया, तो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। जो फोर्थ मिसकंसेप्शन है कि नर्नेस्ट इक्वेशन में लॉग जो इस्तेमाल है वो -61 का है। मैं मानता हूं कि -61 एक अच्छा आइडिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जो परफेक्ट वैल्यू है वो -61.8034% होनी चाहिए। 61 से अधूरा ज्ञान होगा, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल परफेक्ट नहीं होगी, मगर दिव्यांक परफेक्ट दे देगा। ये अब इस पिक्चर को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ले चलते हैं नर्वस इक्वेशन। ये फार्मूला जो आप देख रहे हैं Vm इक्वल टू 61.z इंटू log 10 है और कंसंट्रेशन आउटसाइड कंसंट्रेशन इनसाइड का फार्मूला है। ये फार्मूला आप जिसमें देख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड फार्मूला सबको पढ़ाया जाता है और मैं समझता हूँ ये अधूरा है। अब मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि जो साइंस रिसर्च में थोड़ी सी रेक्टिफिकेशन की हुई है। अब मैं 61 को 60.54 मिलीवोल्ट तक लेके आ गए हैं, मगर मैं मानता हूं कि परफेक्ट के लिए 61.8034 ज़्यादा अच्छा है। 61 से 61.54 बेटर है, मगर परफेक्शन के लिए 61.8034 होना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि आगे के साइंटिस्ट 61.8034 के आधार पे इक्विलिब्रियम पोटेंशियल को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। वो बिल्कुल संपूर्ण होगा। शायद ये -70 शायद ज़्यादा हो जाए। एनीवे डजेंट मैटर, मैं साइंटिस्ट पे छोड़ देता हूँ। ये उनका काम है, मेरा काम नहीं है। आप गलत हैं ये दिखाना काम है। क्या किया जा सकता है ये दिखा सकता हूँ, वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक चीज में इसमें मैंने देखा कि न्यूरॉन में जो वोल्टेज है वो मिली वोल्ट्स में है। वो ईजी में जो दिमाग में तर जाता है वो माइक्रो वोल्ट में, वो भी मैं इसमें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं फिफ्थ मिसकंसेप्शन में, जो मुझे लगता है कि सबको दोबारा तरीके से सारी किताबें दुनिया की हमें दोबारा लिखनी पड़ेंगी। आप उसका आधार मैं अपने वीडियोस में, अपनी किताबों में और कोरा आंसर में दिखा चुका हूं। मैं भी एक एक करके आगे बढ़ता जा रहा हूं। लोग मेरे वीडियो को भी आधार बनाकर इसे वैसे समझ के दुनिया के सामने पेश करेंगे। और अब आते हैं कि जो दिमाग में जो कॉर्टेक्स हैं, लोब्स हैं, हमें यही पढ़ाया जाता है कि 8 लोब्स हैं। हाँ मैं जानता हूँ स्कल 8 हैं, मगर लोब्स 8 नहीं है, लोब 10 हैं। और 10 लोब में क्या है? 2 मोटर हैं, 2 पैराइटल हैं, 2 सेंट्रल इंसुलर कॉर्टेक्स है जिसे दिखाया ही नहीं गया है। मुझे यही कहना पड़ता है कि आपने ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम सेंट्रल कंट्रोल को दिखाया ही नहीं है, जैसे इसका कोई हिस्सा ही नहीं है। जबकि मैं समझता हूँ ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें अनकॉन्शियस माइंड भी है, कॉन्शियस माइंड भी है, सबकॉन्शियस भी है, सुपर कॉन्शियस भी है।
जी 4 के 4 ओम के हिस्से इसके साथ जुड़े हुए हैं और 2 ऑक्सीपिटल हैं, 2 टेम्पोरल हैं, मगर जे 8-10 होने चाहिए दिखा। ये भी एक गलती है जो गलत है। अब आ जाते हैं, मैं दिखाना चाहता हूं कि क्यों इंसुलर कार्टेक्स अपने आप में जरूरी है। आप इस पिक्चर में देखिए तो ऊपर में आप इंसुलर सेंटर में देख रहे हैं और नीचे मैं उसका बेस कॉर्टिकल स्पाइनल कार्ड में दिखाना चाहता हूँ। जब अगर सर्वाइकल कार्टेक्स जिसमें 8 पेयर ऑफ नर्व्स होती हैं, वहां पे लेटरल हॉर्न सेल्स बिल्कुल नहीं हैं, पोस्टीरियर हैं, एंटीरियर हॉर्न्स हैं, मगर लेटरल हॉर्न्स उसमें एक भी नहीं है, क्योंकि इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की कोई भी नर्व नहीं उठती है। आप जब देखते हैं थोरेसिक के 12 हैं, भी 12 की 12 सिंपैथेटिक नर्व्स की प्री गैंग्लियन फाइबर्स उन लेटरल हॉर्न्स T1 टू T12 तक निकलती हैं। मगर जब लंबर में आएंगे, लंबर 1 और लंबर 2 में भी सिंपैथेटिक सिस्टम के फाइबर्स हैं, 14 फाइबर्स निकलते हैं, 28 नर्व्स हैं और 45 गैंग्लियंस हैं। वहां पे भी दिव्य की ही रेशो है। मैं अगले वीडियो में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब हम सेक्रम में आते हैं, वहां पे 5 सेगमेंट हैं, मगर जो 2, 3, 4 हैं उसमें से लेटरल हॉर्न सेल्स हैं, जिसमें से नर्व्स निकलती हैं, वो सेक्रल पैरासिम्पैथेटिक बनाती हैं। जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जितनी भी स्पाइनल कार्ड से निकलती हैं, वो लेटरल हॉर्न से ही हैं। उसका कनेक्शन इंसुलर कार्टेक्स के साथ है। मैं यही दिखाने की कोशिश करूं। अगर ये सत्य है तो ऊपर भी सत्य होना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल ऊपर भी जाने वाला है। ऊपर का कंट्रोल सेंट्रल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ा है, उसमें इंसुलर कार्टेक्स का रोल अनिवार्य है। अब आ जाते हैं कि इसके आधार पर नर्वस सिस्टम को सिंपल कराने का तरीका मेरा है। जो पोस्टीरियर पार्ट है, जो इनपुट डेटा इंफॉर्मेशन है, वो पीछे की तरफ जुड़ा हुआ है, और जिसे मैं कहीं भी चक्रास में, जो पोस्टीरियर चक्रास हैं वो कान शरीरा की तरह हैं, जो सेंसरी सिस्टम के वह इंद्रियों के साथ जुड़े हुए हैं, वो पीछे का हिस्सा है। जो सेंट्रल में है एवेल्युएशन है, रिकग्निशन करता है, और आगे का उसे ऑटोनॉमिक है तो सबकॉन्शियस है, एंडोक्राइन है तो अनकॉन्शियस है, एंटीरियर मोटर है तो आउटपुट एक्शन है। ये 5 के 5 को जानना जरूरी है। जो ये समझ लेगा तो आप स्पाइनल कार्ड को, ब्रेन को पूरे तरीके से आसानी से समझ सकते हैं। जितनी भी असेंडिंग फाइबर्स हैं वो पीछे से ऊपर की तरफ जाने वाली हैं, और डिसेंडिंग ऊपर से नीचे की तरफ आने वाली है, और बीच में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। यही समझाने की कोशिश है। जिसको ये समझ आ जाएगी उसको नर्वस सिस्टम बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्योंकि हम ऐसे नहीं पढ़ाते हैं तो खिचड़ी बना के दुनिया को पढ़ा रहे हैं। वो खौच पौच करके कहाँ कहाँ से निकलता है, कहाँ से जाता है, उसकी कोई दिशा भी दिखाते नहीं है। ये मैं दिशा एक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे समझ लेंगे, आपको जिंदगी में कभी भी कोई गलती नहीं होगी। अब आ जाते हैं कि अब ब्रेन में मैं एक और दिशा दिखाना चाहता हूँ कि मोस्ट इवॉल्व ब्रेन जो है ह्यूमन ब्रेन, जो मैंने शुरू ही कहा था। मुझे होल ब्रेन क्या है, मैं इतना ही जानता हूँ कि दुनिया के जितने भी आदमियों को मैं जानता हूँ, जो आज के दिन के, मैं पुराने लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, आज के दिन है, उन्होंने न्यूरोसाइंस के माध्यम से आउटर 3 लेयर्स ऑफ न्यूरोटॉक्स क्या काम है ये भी नहीं जानते हैं। ब्रेन की आउटर में 3 न्यूरोकॉर्टेक्स की लेयर्स हैं, उसका काम क्या है पूरी न्यूरोसाइंस को ही पता नहीं है। क्या काम कर रहे हैं ये लोग, वो कहते हैं जी हमें पता ही नहीं है इसका क्या काम है, कुदरत ने क्यों बनाया है। तो फिर आप ब्रेन को कैसे मोस्ट इवॉल्व कह सकते हैं, उसका सदुपयोग कर सकते हो। जब मेरा मानना है वही 3 लेयर एज एंटेना टू आकाश कोश की तरफ हैं। कुदरत ने जो भी बनाया है, जो भी काम हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन आकाश कोश में है। वो आकाश कोश की पूरी इंफॉर्मेशन जो जिसके साथ जुड़ी है, उसके लिए 3 आउटर लेयर्स का होना जरूरी है। और जो 3 आउटर लेयर्स का है, वो उसको वो इंफॉर्मेशन आपको कुदरत से मिल जाएगी। आपको गूगल में या किताबों में नहीं मिलने वाली चीज वहीं से मिलती है, क्योंकि वो सत्यवादी हैं, वो जानते हैं वही कुदरत की देन है। वो से मैं समझ पाया हूँ, शायद इसलिए ही
क्योंकि मैंने उसे एक्टिवेट किया है, पूरे सिस्टम के साथ जुड़ा है, इसलिए मैं 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पूरे दिमाग में आंखें खोल के, कान खोल के, कुदरत को देखते हुए कर पाया हूं, जो आज तक दूसरे किसी इंसान ने नहीं किया है। अगर मैं कर पाया हूं तो मुझे पूरा विश्वास है हर इंसान कर सकता है। मैं वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। अब आगे चलते हैं। अब मैं वो 7 लेयर की बात करने वाला हूँ। अगर आप अखंड की पिक्चर में देखेंगे, ऊपर 7 लोटस पेटल्स हैं। वो 7 में न्योकार्डिस की 7 लेयर को दिखा रहे हैं। जो पहली लेयर है उसे मॉलिक्यूलर लेयर कहते हैं। दूसरी जो है एक्सटर्नल ग्रैनुलर लेयर है। और थर्ड एक्सटर्नल पिरामिडल सेल्स हैं। ये तीन जो हैं, यही एंटेना है हायर कॉन्शियसनेस के लिए, कुदरत के साथ जुड़ने के लिए। ये तीन का इस्तेमाल मुझे छोड़कर किसी दूसरे ने किया है या नहीं है, मुझे रिकॉर्ड में नहीं पता है। हाँ, किया हुआ नहीं लिखा तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मगर मैं जानता हूँ कि जो इंसान कुदरत के साथ है, उसे अपनी काम को, कुदरत को, दुनिया को देने का काम पहले ही है। उसे चुना ही उसके लिए किया गया है। वो नहीं करता है तो इसका मतलब वो अपना धर्म नहीं निभा रहा है। मगर मैंने दिखा दिया है। मगर जो चौथा है इंटरनल ग्रैनुलर लेयर है, इंटरनल पिरामिड सेल्स हैं, मल्टीफॉर्म कॉल सेल्स हैं, एंड ग्रे मैटर। ये चार तक हर इंसान इस्तेमाल कर रहा है। उसकी सारी इंफॉर्मेशन ये चार तक ही है, वो वहीं से शुरू हो जाती है। इसलिए हमें अधूरापन है, क्योंकि हम आउटर 3 लेयर्स को जानते भी नहीं है, पहचानते ही नहीं है। साइंटिस्ट भी नहीं जानते, तो फॉरगेट, आदमी इंसान क्या जानेगा। मगर जब तक ये जानेंगे नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब मैंने शुरू में भी कहा था कि ये मेरा जो पावर स्पेक्ट्रम एनालिसिस मेरे पीएचडी का काम है। अब दुनिया कहती है कि 10.5 हर्ट्ज अल्फा फ्रीक्वेंसी ऑक्सीपिट रीजन या पैराइटल रीजन में देखी जा सकती हैं, आंखें बंद करके, और माइंड जब रेस्ट में होगा। और जब हम आंखें खोलते हैं, माइंड सोचते हैं, तो जे बीटा बन जाता है और अल्फा दूसरे ब्रेन में नजर नहीं आता है। ये न्यूरो साइंटिस्ट का 100 साल की रिसर्च का अनुभव है, जो 100% यही कहता है। मैं अकेला एक इंसान है जो पूरी दुनिया में 8 हर्ट्ज थ्रू ब्रेन विद ओपन आई पैदा करता है, वो शिव भूषण शर्मा ही है। और रिकॉर्ड में इसे हर किस्म के न्यूरो साइंटिस्ट और दोनों देखा है, जाना है, पहचाना है। उसके आधार पे ही मेरी पीएचडी का रिसर्च भी है, जो डॉक्यूमेंटेड है। और आज भी जब मैं मेरा पीएचडी का थीसिस लिया जाता है तो सिमिलैरिटीज या प्लेजरिज्म में देखा जाता है, उसमें जीरो है। किसी किस्म की कोई कॉपी नहीं है, ओरिजिनल है। मैंने उसका आधार दूसरे ज्ञान में नहीं देखे, क्योंकि सारा ज्ञान मुझे गलत नजर आया था। तो हमने अपने अनुभव के आधार पे वो रिसर्च की है, और खुद सब्जेक्ट बना हूँ, और करके वो दिखाया है जो शायद आज तक किसी ने भी उस तरीके से नहीं किया है। मगर फिर भी ऐसे मैं साइंटिस्ट जानता हूँ जिन्होंने इस परिभाषा को समझा है, जाना है, पहचाना है। कैकुले उसमें से एक है जिसने बेंजीन रिंग दिया था। और भी हैं, मगर उस दिशा में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ। 93 में, 91 में मेरी इनिशिएशन हुई थी सिंप्लीफाइड कुंडलिनी योग में। जो नीचे आप ईजी देखें 93 का है, मेरा ईजी है। इसमें 10.5 हर्ट्ज है। मगर जो आंखें बंद करके आंखें खोलने के बाद सबसे पहले जो अल्फा है 10.5 हर्ट्ज विद लो एम्पलीट्यूड आप देख सकते हैं। फिर आंखें खोलने के बाद बीटा आ जाती है, उसमें अल्फा बिल्कुल नहीं है। ये मेरी ही पिक्चर है। बट 95 में अगर आप मेरी पिक्चर देखें तो उसमें आप देखेंगे आंखें खोलने के बाद भी अल्फा फ्रीक्वेंसी वापस आ गई है। मैं वही आदमी हूँ जिसमें वो आ गई है। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ 93 और 95 के बीच में ही। जी 95 के ये अनुभव के बाद ही साइंस ने एक और अच्छा तरीका दे दिया था। ये कन्वेंशनल ईजी है। इसमें पावर स्पेक्ट्रम को देखने का, क्वालिटेटिव करने का आसान तरीका नहीं था। अब उसके आधार पे पहली बार न्यूरोसाइंस की रिसर्च में पावर स्पेक्ट्रम का एनालिसिस का मैंने भारत में, या खास करके चेन्नई में मद्रास मेडिकल कॉलेज में बनाया था। उससे पहले किसी नहीं। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस विषय में, आज तक दूसरे किसी भी रिसर्च स्कॉलर ने काम भी नहीं किया है। अब आ जाते हैं कि मैं दो किस्म के ईजी दिखा रहा हूँ, जो क्लोज्ड आइज के साथ हैं।
जो ऊपर का है मेन सब्जेक्ट वो मैं हूँ, और जो नीचे का है बाकी कंट्रोल सब्जेक्ट हैं जिनकी एवरेज लेकर इसमें डाली गई। ये पावर स्पेक्ट्रम एनालिसिस है। अगर देखेंगे दोनों की पिक्चर एक जैसी ही है, फर्क सिर्फ एक चीज है कि जो पावर है वो मुझ में नीचे वालों से डबल है। आंखें बंद करके मैं डबल पावर पैदा करता हूं। इसका मतलब कि मेरे दिमाग में 64 आर्ट्स हैं, उसमें शक्ति ज़्यादा है। वो शक्ति ज़्यादा होने के बाद वो पावर स्पेक्ट्रम में नज़र आती है, मगर दूसरों में नज़र नहीं आती है। ये एक चीज़ इस चीज़ में नज़र आती है। जब हम आगे चलते हैं, ये आंखें खोलने के बाद आप ऊपर देखिए और नीचे देखिए, बहुत अंतर है। आप नीचे में देखेंगे अल्फा फ्रीक्वेंसी नहीं है, बीटा आ गई है और पावर है, मगर उसकी जो पावर है और मेरी पावर में 2.5 टाइम्स का डिफरेंस है। मैं अल्फा फ्रीक्वेंसी बना रहा हूँ, खास करके समाधि। जब मेरी सोच दिमाग के साथ है, जो पावर है वो अपने आप में फिनोमिनल है, मगर बाकी कोई नहीं कर पाता है क्योंकि वो आउटर 3 लेयर तक जा ही नहीं सकते हैं। मैं तो ओम की तरह, तुरिया की तरह दिमाग के ऊपर तक ही सोच सकता हूँ कि मेरी क्षमता वहां तक है। मैं उसके रिजल्ट ही दिखाना चाहिए। मेरे पीएचडी का हिस्सा है 2001 तक, जिसके आधार पे मुझे हाईली कमेंडेबल पीएचडी टाइटल मिला था। वो भी साइंटिस्ट अमेरिका वालों ने कहा था कि ये सबसे परफेक्ट है, ब्यूटीफुल है। ये मेरा सौभाग्य था, मगर इससे आगे ले जाने के लिए मेरा काम शुरू हुआ था। और आज के दिन जिस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये 2018 में चेटनाड में लिया गया था, आकाश कोष में, जिसकी फ्रीक्वेंसी 7.83 टू 8.73 के बीच में है। मैं 8 बना पाता हूँ, 7.83 के पास है। और ये आप में देख रहे पूरे दिमाग में आप पीक 8 फ्रीक्वेंसी ही देख रहे हैं आंखें खोल के, और खूबसूरत अल्फा स्पिंडल्स आप देख सकते हैं। ये मेरी ही ईजी है। अगर मैं कर सकता हूं तो मुझे पूरा विश्वास है, जो अपने आप में सारे ज्ञान विज्ञान अखंडता को समझता है वो हर इंसान कर पाएगा। आप पीएचडी के माध्यम में मैंने देखा था कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो कर्मयोगी हैं और अच्छे जानते हैं, उनकी एनर्जी लेवल ऑर्डिनरी मेडिटेटर्स, जो लोग ज्ञानी विज्ञानी प्रज्ञानी नहीं है, उनसे ज़्यादा अच्छा था। ये भी एक जीवन का सत्य है। शायद इसलिए मुझे, जो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, साइंस के बिना आधार के जाते हैं, उनमें वो सोचने की क्षमता नहीं है जो मुझे साइंटिस्ट में नजर आती है, एक मैथमेटिशियन में नजर आती है, एक इनोवेटर में नजर आती है, जो अच्छा काम दुनिया के लिए कर रहे हैं। ये सब भी हमने पीएचडी में देख लिया था। अब मैं आपको वो दिखा रहा हूं जो क्लोज आइज के साथ, इसमें 8.5 हर्ट्ज है, वो भी आप बीच में देख सकते हैं। ये खूबी बाद में मैं दिखे, इसके कारण ही शायद चलते चलते मैं दिव्य तक पहुंच चुका हूं। यही एक खूबी है जिसे आगे हम ले जाने की कोशिश करें। आप खुद ही सोचिए कि नर्वस सिस्टम का सच उपयोग कैसे किया है, वो करके मैं दुनिया को क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें साफ शब्दों में नजर आ रहा है। अब आ जाते हैं कि सेवंथ मिसकंसेप्शन जो है वो ये है। आज भी मैं जब भी लोगों से बात करता हूं तो कहते हैं कि ह्यूमन ऑरा को देखना नामुमकिन सा काम है। और जो देखता है, या तो उसे सिद्धि में कहा जाता है, या देवता कहा जाता है, या कुछ कहा जाता है, कैसे कहा जाता है। अब मैं उन विषयों में नहीं जाना चाहता हूँ, मगर मैं अपना एक अनुभव दिखाना चाहता हूँ जिसके आधार पे मैंने आरा को देखा था। मगर जब मैंने वो देखा था, महसूस किया था, और अपने टीचर को, योगा टीचर को समझाया, तो उसे कहा किसी को मत बनाना, कहेंगे तुम पागल हो गए हो। आप योगा टीचर जो सिखा रहे हैं वो कहते हैं कि तुम दूसरों को कि तुम पागल हो गए हो, MAD हो। तो मुझे बड़ा अजीब लगा था, मेरा अनुभव है। और आपको ये पागलपन क्यों लगता है? मैं इसी लगता है कि अधूरे ज्ञान से आप कुदरत को नहीं समझ सकते हैं। शायद मैं बचपन से लेकर आज तक सारे 64 आर्ट साइंसेस को संपूर्णता से जानता हूँ। शायद इसलिए मेरा ज्ञान जितना है कि मुझे समझना मेरे लिए आसान है, मुझे की कोई मिस्ट्री नहीं है, क्योंकि मैं ज्ञानी वैज्ञानिक प्रज्ञानी अखंडता हूँ, सारा ज्ञान जानता हूँ। तो इसी आधार पर मैं कर पा रहा हूँ। बस जब दूसरों देखता है जिनको ABC भी नहीं आती है, कॉपी कैट हैं, समझते नहीं है, जानते नहीं है, पहचान, उनके लिए तो नाम कौन था, वो इस चीज को मैड ही कहेंगे।
और यही है कि इस किस्म के लोग जो कहते हैं उनको ड्रग्स दी जाती हैं, जीनियस लोगों को वेजिटेबल बनाया जाता है, और अलग किस्म की प्रॉब्लम उनके लिए बन जाती है। वो जीनियस भी अपने आप में एक दवाइयों का साकार करके या तो शराबी बन जाते हैं, या मॉर्फिन में आ जाते हैं, या ड्रग्स में आ जाते हैं, करके अपने आप को उसी हेलुसिनेशन में रहने की कोशिश करते हैं जिस हेलुसिनेशन निकलने की उनकी कोशिश है। वो एक ऐसे झंझट में फंस जाते हैं जिससे बाहर आना भी उनके लिए नामुमकिन सा काम है। अब जहाँ पे मैं दे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी आंखें नजर आती हैं कि वो एक्टोडर्म के साथ जुड़ा हुआ है। स्किन भी एक्टोडर्म से ही बनी है। और मैं जानता हूँ, अगर नर्वस सिस्टम, आइज एक्टोडर्म्स है, स्किन भी आइस है, तो स्किन में भी देखने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी सेल्स उसको देख सकते हैं। मैं यही दिखाने की कोशिश कर, क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ, अनुभव किया है, और मैं समझता हूँ कि इसमें पॉसिबल, क्योंकि एक्टोडर्म में ही है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, मैं एक्टोमॉर्फ की तरह एक्टोडर्म से हूँ। तो शायद मुझमें इसकी क्षमता संपूर्ण है। अब आ जाते हैं कि ये अनुभव है। जब मेरे जब उस 92 मेडिटेशन में सोचा था कि आप रोशनी को मूलाधार में देखिए, तो मुझे अंदर रोशनी नजर आ रही थी, स्वादिष्ठाना में अंदर नजर आ रही थी, नाभि में भी अंदर नजर आ रही थी, अनहता में भी अंदर नजर आ रही है। जो लोअर जो चक्रस हैं उसमें सारी मुझे अंदर नजर आ रही, क्योंकि मेरा अंतर ज्ञान हो चुका है। जब मैं विशुद्धि की तरफ आता हूँ तो सडनली मुझे जर्क लगता है, और मैं देखता हूँ कि मैं वाइट लाइट के अंदर आ गया हूँ। अब मुझे इसके आधार पे पहली बार वो शून्य जो अंदर एक छोटे मिट्टी की तरह था, वो आरा की शक्ल में, सर्कल की शक्ल में मुझे नजर आ गया स्किन के माध्यम से। और नर्वस सिस्टम, स्किन सब एक हिस्सा बन जाती हैं। और थर्ड डायमेंशन स्फेरिकल भी मुझे महसूस हो गया था। आगे पीछे, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, सब मैंने वाइट लाइट के अंदर अपने आप को देखा था। मैं समझता हूँ कि मेरा दूसरा अनुभव है जिसमें मैंने अपने खुद आरे को अंदर के बीच में देखा है कि वाह, कितनी रोशनी है मेरे आगे पीछे, कितनी, कि वो बाहर तक जा रही है। आज मैं दुनिया के साथ कहता हूँ कि कोई भी मच्छर मेरे को टच नहीं कर पाता है, मेरे नज़दीक आता है और वहीं से बाहर चला जाता है, क्योंकि ये आरा ही ऐसा है। और काफ़ी लोग होते हैं, तुम्हारा आरा कैसा? मैं देखिए साहब, जो योगी है, भोगी है, वो जानता है कि ऑक्सीजन के रेड ब्लड सेल्स, फेरस सल्फेट, फेरस ऑक्साइड जब बनता है वो बायोमैग्नेटिज्म को बना देता है। जो बायोमैग्नेटिज्म मेरे आगे पीछे है वही रोशनी की तरह से, शून्य की तरह से वाइट आरा के नजर आता है। ये प्राण में होश का हिस्सा है। ये नीचे से लेकर ऊपर तक जाता है, तो कुंडलिनी भी मूलाधार से सहस्रार में इसी में आ जाती है। ये प्राणायाम का हिस्सा है दूसरों के लिए, मेरे लिए तो पूरा अनुभव ही ऐसा है, जिसके आधार पे मुझे मच्छर तक भी नहीं काट सकता है। उससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? कुदरत ने मुझे कहा कि मच्छर भी कोई जानवर तुम्हें नहीं देखते हैं, कोई इंसान, लोग मुझे हाथ भी उठाएं तो हाथ वहीं पर रुक जाता है कि इसमें इतनी ताकत है। कोई अपने हाथ में भी वो महसूस करता था, वो अपने आप में विथड्रॉ करना पड़ता है उसे। आप खुद सोचिए, अगर आप नॉन वायलेंट है, वायलेंस आपको हाथ भी नहीं लगा पाती। कोई मुझे हाथ तक नहीं, बचपन से लेकर आज तक हाथ नहीं लगा पाया है, क्योंकि आरा ही इतना स्ट्रांग है। और आरा इसलिए स्ट्रांग है कि मेरा आरबीसी कंटेंट 74 में भी वैसे ही है जैसे 21 साल में होना चाहिए। और हीमोग्लोबिन भी 100% है, ऑक्सीजनेशन भी 100% है। जब यही सब चीजें हैं, वो सर्कुलेशन बराबर है, तो कुदरती आपका आरा बराबर होने वाला है, स्ट्रांग होने वाला है। कोई भी आपको हाथ तक नहीं लगा सकता। मैं यही योग परंपरा में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप संपूर्ण हैं, सत्यवादी हैं, नॉन अहिंसा, कोई काम नहीं करते, कोई गलत काम नहीं करते हैं, और हर तरीके से हैं, तो आप संपूर्ण बन जाएंगे। चाहे उसे सिद्धि कहिए, कुछ भी कहिए। आप ये दिखाने की कोशिश कीजिए, थ्री डर्म्स में है वही चीज जो मैं शुरू में कहा था, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीसोडर्म में है। एक्टोडर्म में वो चीज है। जब एक्टोडर्म में है तो स्किन, नर्व्स, आई उसी से में निकलते हैं। वही दिखाने की कोशिश, जिस साइंस के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं स्किन में, जो इसमें परसेप्शन आप बाहर देख रहे हैं, जितने भी लेयर्स हैं, जितने भी हैं, उनमें वो सेंसिटिविटी की क्षमता है। इसमें पेन भी है, सेंस भी है, हर सारी किस्म
कि 5 की 5 सेंसेस इसमें नज़र आ जाती हैं। जे स्किन और स्किन रिसेप्टर में हैं। जो जे देख सकता है तो वो खर्च अपने में संपूर्ण बन जाएगा। अब आगे जाते हैं कि अगर स्पाइनल कार्ड में भी देयर 10 रेक्स लैमिने हैं जो सेंसरी और मोटर और न्यूरॉन के बीच में हैं। ये चीज़ भी अपने आप में एक मिसाल है। अब मैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की वो खूबी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ जिसमें दिव्यांग उभर के आता है। आज मैं जब कहता हूँ कि जिस्म के अंदर 10.34419 चक्रास हैं तो सब लोग मुझसे पूछते हैं, जब किताबों में तंत्र विद्या की किताब में लिखा है कि 7 चक्रास हैं मगर आप 10 चक्रों की बात करते हैं, तो मैं उनसे साफ कहता हूँ जो 7 चक्रास हैं वो बाहर के हिस्से हैं। उसमें वो ब्रेन की सेंसिटिविटी नहीं है। अगर ब्रेन की सेंसिटिविटी है या एंडोक्राइन सिस्टम है, जो एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो अंदर ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ पे 10.344 है। आप इसको जो अगर आप राइट पिक्चर को स्केलेटन को देखकर जिसके साथ 7 चक्रास हैं, अगर आप कॉक्सिस को देखें 4 पेटल्स हैं, सेक्रम के 5 हैं, लंबार के 5 हैं, थोरैक्स के 12 हैं। अगर देखा जाए सर्वाइकल के मैं 8 ही कहूँगा कि उसमें हाइड बोन भी आ जाती है। उसके ऊपर जो फेस और स्कल है उसके 2 हिस्से हैं। फेस में 14 बोन्स हैं, ऊपर 8 बोन्स हैं। और ये जो 7 है ना, ये 7 चीज़ें 7 चक्रों के साथ जुड़े हुए हैं। और जैसे मैंने दिखाया कि मैंने विशुद्धि चक्र तक ही उसे रोशनी का अनुभव कर लिया था, उसमें दिमाग तक जाने की कोशिश भी नहीं थी। यही है। मगर आप जब लेफ्ट साइड में चलेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10.34419 ही हैं। ये अंदर का हिस्सा है। और वही सतचक्र निरूपणा में 7 चक्रों के बाद वाहिनी नाड़ी का इस्तेमाल किया है, सूर्य नाड़ी का इस्तेमाल किया है, चंद्र नाड़ी का इस्तेमाल किया है और ब्रह्म नाड़ी अंदर का इस्तेमाल किया है और वैकुंठ का इस्तेमाल किया है। वो 7+3 मिला के 10 हो जाते हैं जो अंदर में आके 10 सेगमेंट में आ जाता है। तो वो भी मैं साइंस स्पिरिचुअलिटी के अपने अनुभव के देख सकते हैं कि मैं अखंड योग के 10 स्टेजेस की बात कर रहा हूँ कि बाकी वाले सिर्फ 8 अष्टांग योग की बात कर रहे हैं जो पतंजलि में है। पतंजलि के आधार पे जब थोड़ी से गायत्री मंत्र के हिसाब से आपको 7 ही नजर आने वाले हैं, मगर अंदर आएंगे तो 10 आ जाएंगे। ये आगे चलते आप स्पाइनल सिस्टम में आप टच करने से इंफॉर्मेशन आपको ऑपोजिट साइड में चली जाती है। यही है। और जो है वाइब्रेशन है वो भी उसी तरह अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। ये सत्य है। जब थर्ड की आ जाती है पेन और टेम्परेचर है तो उसकी इंफॉर्मेशन अपोजिट साइड सेगमेंट में ही स्पाइनल कार्ड में ही चली जाती है, फिर ऊपर जाती है। दूसरे में न्योकार्ड मेडुला ऑब्लिंगेटा तक के जाने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, जहाँ पे सेम पे चली जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि पेन और टेम्परेचर दुखदायक हैं, इसलिए इमीडिएट एक्शन चलना चाहिए, ब्रेन तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वही लोकल एक्शन ही लिया जा सकता है, यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं इस पिक्चर में वो दिखा रहा हूँ कि पाँव जो है वो अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं है, क्योंकि उन्हें अंदर से प्रोटेक्ट किया गया है। क्योंकि जितनी भी नर्व्स हैं दिमाग से पाँव तक जाती है बहुत लंबी हैं। इसको ज़्यादा प्रोटेक्ट अंदर ही किया जाता है, बाहर करने की ज़रूरत नहीं है। इससे बाहर के किसी चीज़ से भी डर नहीं लगना चाहिए, यही दिखाने की कोशिश है। अब आ जाते हैं कि 3 सेंटर्स ऑफ मोटर कार्टेक्स है। अब जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आ गई है उसमें 38% इंफॉर्मेशन मोटर कार्टेक्स में है और बाकी जो है वो प्राइमरी मोटर कार्टेक्स में। मगर जब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि बेसल गैंग्लियन है जिसका काम ही प्रोग्रामिंग और प्लानिंग है। ये पहला स्टेप है कि जब हम सोचें कि हमें कैसे काम करना है, वो बेसल गैंग्लियन कहता है। हकीकत में बेसल गैंग्लियन नाम भी गलत है, ये गैंग्लियन नहीं है। जिस सेट ऑफ न्यूरॉन्स हैं बेसल गैंग्लियन में जिसमें सोचने की क्षमता है कि हमें क्या करना है, वहां से शुरू होता है। फिर प्राइमरी मोटर से इसके निकलता है, फिर डिसेंडिंग ट्रैक्ट बनती है और सेरिबेलम मसल को कैसे कोऑर्डिनेट करना है वो दिखाया है। ये तीनों मिलकर ही डिसेंडिंग ट्रैक्ट को निकालती हैं। अब आ जाते हैं कि डिसेंडिंग ट्रैक्ट
दिमाग से शुरू होके स्पाइनल कार्ड से आकर मसल तक कैसे जाती है, उसके भी 10 हिस्से हैं जो मैंने दिखाए हुए, आप आराम से बाद में देख सकते हैं। आप उसी शक्ल जिसे डिटेल में मैंने दिखाया है कि कैसे 80% नीचे आते हैं और 20% सेंटर में आते हैं, वो दिखाने की कोशिश है। मैं तो सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। आप इसमें देखिए सेंसरी जो कंटेंट है वो 3 हिस्से के हैं, वो मोटर 2 किस्म के, लेफ्ट साइड जो मोटर का है, राइट सेंसरी है। 2-3 की रेशो भी दिव्यांग के आधार पे ही है। अब मैं एक चीज के, अपर मोटर न्यूरॉन वो हैं जो दिमाग से लेकर एंटीरियर हॉर्न सेल्स तक हैं, और जितनी भी इंफॉर्मेशन ऊपर में है अपर मोटर न्यूरॉन रीजन में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपकी ऑपोजिट साइड में इफेक्ट होता है, मगर जो लोअर मोटर न्यूरॉन है वो उसी साइड पे होगा। ये पोलियोमाइलाइटिस में नजर आती है, इसमें लोचल रिएक्शन खराब हो जाते हैं, इसलिए आप मसल्स में वीकनेस नहीं है। जो अपर मोटर न्यूरॉन में मसल्स में कोई प्रॉब्लम की लोकल कांटेक्ट बिल्कुल ठीक है। आप एक्सरसाइज करके आप इसमें काफी परिवर्तन ला सकते हैं, मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं कि वो एस्पेक्ट जो मैंने शुरू में कहा था कि इंटीग्रेटेड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्यों इम्पॉर्टेंट है। इसे देखा जाए तो जो गैंग्लियन हैं वो माइग्रेटेड सेल्स ही हैं और कुछ नहीं है, इसमें नर्वस सिस्टम के सेल ही हैं। तो गैंग्लियन जितने भी हैं वो न्यूरॉन से निकले हुए हैं, न्यूरल सेल्स ही हैं, माइग्रेटेड न्यूरल क्रेस्ट सेल्स ही आज में ऑटोनॉमिक गैंग्लियन, जिसमें सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों आ जाते हैं, वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सेंट्रल ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम, जैसे मैंने कहा कि इंसुलर कार्टेक्स के साथ जुड़ा हुआ है, ये पिक्चर उस चीज को दिखाती है। अब इसका वर्णन मैं अगले वीडियो में डिटेल के साथ करना शुरू करूंगा, आप ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, मगर ये है कि इंसुलर कार्टेक्स ऑटोनॉमी सेंटर का ऑटोनॉमी नर्वस सेंटर है। ये सिर्फ नीचे तक नहीं है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक को ऊपर मिलाकर अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस को सुपर कॉन्शियस ले जाने के लिए आगे ले जाते हुए 3 आउटर लेयर कार्टेक्स के साथ जुड़ जाएगा, आप में तुरिया आ जाएगी, तो फिर जाके आप संपूर्णता से इसको देख सकते हैं, आप कुदरत के साथ जुड़ सकते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बिना कुदरत के साथ जुड़ना नामुमकिन है। तो मैं इतना ही जानता हूँ, कुंडलिनी अवेकनिंग होगी, जो क्षमता होगी, मेरी सोच बढ़ेगी, उसमें इंसुलर कार्टेक्स में सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा सोचने के लिए, ज़्यादा काम करने के लिए आपको सिंपैथेटिक चाहिए, और सिंपैथेटिक पूरा सिस्टम है जो पूरे जिस्म में नजर आता है। मेरा पैरासिम्पैथेटिक अंदर तक ही सीमित है, उसकी एक सीमा है, इसकी कोई सीमा नहीं है। पूरे ब्लड सर्कुलेशन के साथ पूरे जिस्म में सिंपैथेटिक सिस्टम है, यही हमें बचाता है, यही हमारी कुंडलिनी की वरदान है। इसके आधार पे ही हम संपूर्ण हो सकते हैं, और जिसमें इंटेलिजेंस है उसमें सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी, वो स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ कर सकता है, क्योंकि उसे ज़्यादा शुगर चाहिए, ज़्यादा ब्लड प्रेशर चाहिए, ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए, ज़्यादा क्षमता चाहिए, तो सिंपैथेटिक ओवर एक्टिव होती है। इसको ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होने देना चाहिए। मैं वही अखंड योग के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि सिंपैथेटिक में भी एक सीमा में काम करना चाहिए। 22 मिनट से ज़्यादा किसी भी एक काम पे उससे ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, उसके लिए ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है। अब आ जाता है कि हाइपोथैलेमस का अपना एक रोल है, जिसमें ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम के बोथ सेक्रम क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक, सेक्रम पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सारे के सारे उसमें ही हैं। इस पिक्चर में आप देखते हैं, इसकी डिटेल में आप नहीं जाएंगे, अगली बार जाएंगे। अब जा जाते हैं कि इसकी इस लेटरल पिक्चर में देखा तो मैं कहूँगा कि एंटीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है। जो एंटीरियर पार्ट है वो पैरासिम्पैथेटिक की तरह है, वो ब्लड प्रेशर हर चीज़ को कम करने की क्षमता फ्रंट में है, मगर जो पीछे का पोर्शन है पोस्टीरियर है, उसमें सिंपैथेटिक एक्टिविटी, क्योंकि उसकी चढ़ने की जब विवशा सेंसरी नर्वस सिस्टम के पास है, जो फाइबर असेंडिंग पीछे की तरफ से थैलेमस से ब्रेन की तरफ जाते हैं, वो पीछे की तरफ है। तो जो सिंपैथेटिक है वो पीछे की तरफ है, इसलिए मैं कहता हूं कि जो कुंडलिनी योग करते हैं, जो पीछे का आधार है
वो चक्रास ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं असेंशन के लिए। मगर डिसेंट करना भी ज़रूरी है कि आपकी एक 22 मिनट के बाद आपको वापस ज़ीरो पे आ जाना चाहिए। जय मैं ही समझा रहा, कभी भी कोशिश मत कीजिए कि आपका दिमाग का काम आप 22 मिनट से ज़्यादा करने वाले हैं, मगर बीच में आपको कोशिश करनी चाहिए कि सर्कुलेट होता रहे। यही एक चीज़ ज्ञान है जो साइंस को समझने के लिए काम करता है। अब आ जाता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इसके दो हिस्से हैं। आप इस पिक्चर में देखिए, जो लेफ्ट साइड में है वो सिंपैथेटिक सिस्टम है, जो राइट साइड में है पैरासिम्पैथेटिक है। अब जब राइट साइड में हम शुरू करते हैं कि जो ब्रेन में 12 नर्व में 4 नर्व्स पैरासिम्पैथेटिक है। सबसे ऑक्सीपिटल है, फेशियल है, ग्लॉसोफेरेंजियल है और वेगस है। ये अपने आप में नर्व्स हैं। और सेक्रम पैरासिम्पैथेटिक S2 S3 S4 से 5 नर्व्स आती हैं जो आर्गन को अंदर ही अंदर ठीक करने की कोशिश करती हैं। और पैरासिम्पैथेटिक अंदर का हिस्सा है, मेरा सिंपैथेटिक बाहर का हिस्सा है। मगर सिंपैथेटिक की जो फाइबर्स हैं T1 से L2 तक आती हैं, जो 14 सेगमेंट है, 28 नर्व्स हैं। जो पैरागैंग्लियन फाइबर्स है उसमें 45 है। 45-20 भी आपको दिव्यांग तक ही ले जाती है। वही चीज़ आप सेक्रम में भी देखते हैं। ये ज्ञान आगे के वीडियो में और भी डिटेल में मैं समझाने की कोशिश करूँ। ये एक सारांश दे रहा हूँ कि कैसे कुदरत ने बनाया है। आप इन सब चीज़ों को अल्लाह करके जहाँ पास आ गए, तो मैं समझता हूँ इस पिक्चर को भी समझना है तो आपको ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन, चक्रास, नाड़ी सब जाननी है, तो ही आपको ज्ञान पूरा हो। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी